देखो आज पढ़ेंगे बेटा प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव। ठीक है भाई, सब आ जाओ। प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। अच्छा, कल हम लोगों ने पढ़ा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। कौन सर्किट पढ़ा था? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अरे रेजिस्टिव सर्किट के अंदर V जो था वो I के साथ चलता था, नहीं चलता? दोनों सेम फेज में चलते थे। उसके अंदर अपने को क्या क्या चीजें निकालनी है? एक तो V और I के अंदर रिलेशन निकालना है, जो कौन से डायग्राम से निकालते हैं? फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम ये शो करता है कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, वो फेजर से पता चलाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला? बोलो मैक्सिमम करंट। ठीक है ना, मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। सेम इसी तरह यही सिचुएशन हम लोग इसके अंदर करेंगे, इंडक्टिव सर्किट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है ना, प्योर एसी इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में क्या करेंगे हम लोग? एक इंडक्टर लेंगे, यस सर। इसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स मैंने मान लिया कि इसका वोल्टेज कितना है? बोलो V है। ठीक है, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। ये इंडक्टर ले लिया जिसका इंडक्टेंस कितना है? L। ठीक है बेटा। अच्छा चलो, V तो मेरे को पता चल गया कि एसी सोर्स का जो वोल्टेज है कितना है? V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को क्या निकालना है? बोलो करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। करंट कहाँ से निकालेंगे? फैराडे के लॉ से निकालेंगे। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या होता है? फैराडे के लॉ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। जैसे रेजिस्टेंस में तो हम लोग किसमें से निकालते थे बेटा? ओम्स लॉ से। करंट निकालना अपने को, वोल्टेज तो फिक्स है, करंट निकालना है। अलग अलग तरीके से निकालेंगे तीनों में। इसमें कहां से निकालेंगे? E इज इक्वल टू माइनस से। अच्छा, इंडक्टर है ये, इसका काम क्या होता है बताओ? ये करंट को करता है, अपोज करता है। फैराडे का d5 इधर अपोज को फ्लक्स के लिए है, हम लोग करंट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है बेटा? अपोज करता है। अपोज करता है। अच्छा, अपोज कर रहा है, दैट मींस सपोज करो ये वोल्टेज तो करंट तो सबका इधर होना चाहता है, दैट मींस ये अपोज करना चाह रहा है। अपोज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है? उल्टा फेजर। दैट मींस करंट कौन सी कंडीशन में फ्लो होगा? जब V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। करंट विल फ्लो, एक्सेलेंट। current will flow in the circuit when V is equal to minus के एप्सिलॉन। दैट मींस दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगी, उसके बाद करंट फ्लो होगा इस कंडीशन में। और एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है? बोलो एप्सिलॉन की वैल्यू माइनस L di अपॉन dt। तो माइनस का साइन पहले से ही है, माइनस का L, यहाँ क्या आएगा? बोलो di अपॉन dt। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, दैट मींस L di अपॉन dt। इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लूंगा? करंट निकाल लूंगा। di थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? कंप्लीट करंट। समझ आ गया? देखना एक बार, di मेरे को निकालना है, तो di को मैं इधर रख रहा हूँ, dt यहाँ डिवाइड हो रहा है, dt को इधर ले जाऊँ बेटा, क्या हो जाएगा? v dt अपॉन में L। समझ में आ गई बात? तो इसको ऐसे लिख दूँ, di इज इक्वल टू v dt अपॉन में L। वापस समझने इस स्टेप को देखो, यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। मुझे क्या निकालना है? बोलो di निकालना है। इस साइड कोने बोलो v है क्या नहीं है? L मल्टीप्लाई हो रहा है d से, तो L कहाँ पर आ जाएगा? बोलो नीचे आ गया। और dt डिवाइड हो रहा है, तो dt क्या हो गया? इसके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू di। समझ आ गया? इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो di मेरे को निकालना है, dt को इधर ले गया, इसको नीचे दिया है, v dt अपॉन L, v dt अपॉन L। क्लियर है? बस यही थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारी चीज क्या करेंगे हम लोग? सेम। अब क्या करते हैं बोलो? इसके बाद v की वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू पुट करेंगे भाई, v की वैल्यू क्या होती है बताओ? Vm sin ओमेगा t। di इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t अपॉन में कितना है? पहले से L है, इनटू में क्या है? ये di तो स्मॉल करंट है, बट हमें कंप्लीट करंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड पे, है ना? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड को लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे? दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन Vm अपॉन L sin ओमेगा t dt। बोलो यहाँ तक किसी की समझ में नहीं आया? प्रोसेस सेम है, ध्यान रखना। मेरा बेटा di। अच्छा, di का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? I से कैंसिल, दैट मींस क्या बचा? I। टोटल करंट क्या? Vm कांस्टेंट है, बाहर है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, sin ओमेगा t dt। ठीक है बेटा, Vm अपॉन में L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा sin ओमेगा t माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। हाँ याद है, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस की cos ओमेगा t अपॉन में t के साथ जो भी इसको डिवाइड कर दो।
ठीक है ना। आई इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला देखो मैं इंटीग्रेशन का, Vm अपॉन एल क्या आएगा बोलो, माइनस के कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, अपॉन में डिवाइड कर देंगे टी के साथ जो भी एंगल है कितना है ओमेगा, खत्म इंटीग्रेशन। यस सर। इंटीग्रेशन खत्म। देखो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, आई इज इक्वल टू माइनस के साइन को बाहर लिया हूँ, Vm अपॉन में ओमेगा को भी बाहर निकाल लूँ मैं, ओमेगा एल अंदर क्या बचा बोलो, कोस ओमेगा टी, माइनस साइन बाहर आ चुका है, माइनस का साइन बाहर आ गया, Yes, sir. Vm अपॉन नीचे क्या है ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। अरे करंट की इक्वेशन क्या होती थी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, Yes, sir, IM होती नहीं थी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो देखना कुछ कुछ मिल तो रहा है, मेरे को लग तो रहा है कुछ ना कुछ आ गया। अगर ये वाली टर्मिनोलॉजी इस पूरी टर्म को तो चलो हम आई एम मान लेंगे, हाँ लेकिन ये यहाँ पर क्या आ रहा है कोस ओमेगा टी, जबकि अपने को क्या चाहिए कंपेयर करने के लिए साइन, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना, कौन है करने के। तो कोस थीटा का आप लोगों ने क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा। तो वो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे भी साइन दिखेगा, यहाँ पे भी साइन, तो हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे करंट आगे है या वोल्टेज आगे है। ठीक है, तो देखो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट करो माइनस Vm अपॉन में ओमेगा एल इनटू में क्या लिखूं बोलो, साइन 90 को क्या मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, यस सर। हाँ पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको अंदर लिखना चाहिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना बताना, ओमेगा टी। सर ओमेगा को 2 पाई इसको ओमेगा को नहीं आपने लिखना 2 पाई। अब तो अपने को बेटा कंपेयर करना है, तो यहाँ पर भी ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा ही रखेंगे हम लोग। अब हमें ओमेगा की वैल्यू पुट नहीं करनी सर्किट्स के अंदर, वो कब पुट कर रहे थे जब हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे, आरएमएस वैल्यू। फर्स्ट पोर्शन खत्म हो चुका है, अब सेकंड पोर्शन चल रहा है। इसके अंदर हमें ओमेगा की से देखेंगे किससे आगे चल रहा है वो, क्लियर है। आई एम इज इक्वल टू माइनस की ये कर दिया यहाँ तक, सर इज इक्वल टू कोस थीटा। ये तो होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा जो रखा है, अरे कोस थीटा था बेटा, ये कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी को परेशानी है, हाँ सर। आसान है। अब साइन के अंदर देखो क्या होता है, माइनस का साइन आसान अंदर जा सकता है, ठीक है ना, माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इस माइनस के साइन को मैं अंदर ले जा रहा हूँ ऐसे है ना, प्लस हो जाएगा। देखना एक बार, आई इज इक्वल टू क्यों ले जा रहा हूँ मैं भी आपको हर एक बार बताऊंगा, Vm अपॉन में ओमेगा एल, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। दैट मींस ओमेगा टी तो प्लस का हो गया, पाई बाई 2 किसका हो गया, माइनस। अब देखना भाई अपन ने ये करा क्यों, पहली बात तो मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, दूसरी बात इस माइनस को क्यों अंदर लेके गए। आप इधर देखें, अगर करंट वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, साइन के साथ जो एंगल है फेज एंगल वो कितना है बोलो, ओमेगा टी। ओमेगा टी यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने कोशिश करी है कि ओमेगा टी कैसा आए बेटा, पॉजिटिव आए, समझ में आई। अगर ओमेगा टी पॉजिटिव है तो देखो माइनस के पाई बाई 2 दे दिया, क्या दे दिया है, माइनस के, यानी ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे है। हाँ यस सर। आगे बात समझ में, ओमेगा टी प्लस का, ओमेगा टी प्लस का, तो अपन इजीली कंपेयर कर पाएंगे हम लोग ओमेगा टी से पाई बाई, अभी देखते हैं क्या है वो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे साइन 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी लगा सकते हैं हम फॉर्मूला, लेकिन नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि हमें भाई ओमेगा टी किसके अंदर लाना है, पॉजिटिव के लिए, जिससे कंपेयर करने में आसानी होगी। तो इसके बाद ये जो भी टर्म आई है, इस पूरी टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं बोलो, आई एम, पिछली बार की तरह, ठीक है ना। इसको क्या मान लेंगे बेटा, आई एम। तो इक्वेशन क्या बनेगी बोलो, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। याद करो रेजिस्टेंस के अंदर आई इज इक्वल टू क्या आया था, आई एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज क्या आया था, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके अंदर देखना वोल्टेज कितना है बताओ, वी एम साइन ओमेगा टी, चलो वी एम हो गया, साइन हो गया, यहाँ पर आई एम हो गया, साइन हो गया। अब फेज एंगल देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर फेज कितना है बोलो, ओमेगा टी, यहाँ पर फेज कितना कम है बोलो, ओमेगा टी से पाई बाई 2 कम है। इसका मतलब जो करंट है ना, करंट वो वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई 2 पीछे चल रहा है। आगे बात समझ में नहीं आ गई बोलो, करंट कितना पीछे चल रहा है वोल्टेज से, पाई बाई 2 पीछे चल रहा है। आगे क्लियर हो गया। एक बार वापस देखो क्या किया हम लोगों ने, और इंडक्टिव सर्किट का, इसमें ए हम लोगों ने क्या लगाया, फैराडे लॉ से क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी अपॉन dt। अब करंट कब फ्लो होगा, जब V इज इक्वल टू माइनस की, तो V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये वाली स्टेप ध्यान रखना, भूल मत जाना, प्लस में आएगी। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, डी आई, तो इन सारी चीज़ों को उधर लेगा डी आई। उसके बाद किसकी वैल्यू पुट करी हम लोगों ने, V की वैल्यू पुट कर दी, वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करा हम लोगों ने, या कोस को किसके अंदर कन्वर्ट करा भाई, साइन के अंदर। सर ये
ये निकल के आया। सर ये ओमेगा का होता है नीचे कौन सा बेटा? ये सर वाला? सेकंड वाला ये इसके ऊपर ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा। अपॉन में जो भी चीज आएगी इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? नहीं सर dt के साथ आएगा ना ये पूरा और पोर्शन कर ही देते हैं। तो डायग्राम इसमें भी Right? हाँ, अब बनाएंगे इसका फेजर सर डायग्राम। आगे का आंसर आगे यहाँ पर सर नहीं अभी नहीं आया। नहीं आया ठीक है डब्बे बंद कर देते देखो भाई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो जाएंगे कौन सी दे दो इक्वेशन नंबर 2? अच्छा, इक्वेशन 1 क्या आई थी हमारे पास? ये बताएगा मेरे सर। ये v Vm sin ओमेगा t और करंट की क्या है ये बताओगे? Im sin ओमेगा t माइनस ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। ठीक है। अच्छा देखना, दोनों में अगर कंपेयर करें हम लोग तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो करंट है ना, करंट लेग कर रहा है कितने एंगल से भाई? पाई बाय 2 से। ये ओमेगा t, ये ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। समझ में आ गया? कंपेयर करना आसान था, इसलिए वो सारे करंट पीछे चल रहा है मतलब करंट पीछे है, यानी वोल्टेज आ वोल्टेज आ गया। क्यों है करंट पीछे? क्योंकि अपोज कर रहा है ना बेटा डायरेक्शन को। Yes, समझ में आ अरे गया? वो वाला ना अब बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम। ठीक है। देखो भाई, फेजर डायग्राम क्या बना रहे हैं हम लोग? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं देखना भाई, एक बार देखना। ये मैं एक ले लेता हूँ x एक्सिस, दूसरा ले लेता हूँ बोलो y एक्सिस। x एक्सिस पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या माना था? वोल्टेज माना था। क्या वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? v कितना चल रहा है? Vm sin ओमेगा t। Vm sin ओमेगा t। तो x से एंटी क्लॉकवाइज पर क्या लूंगा मैं? ओमेगा t है। उस पर क्या है बोलो? Vm है। तो ये मान लेता हूँ, सपोज कर लो मैंने क्या माना? Vm। ये किसको बताएगा? मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा। कितने एंगल पर है बताओगे मेरे को? ऐसा ओमेगा t बन गया ये। क्या आप इससे पढ़ सकते हो? Vm sin तो साथ में आता ही है, ओमेगा t। वोल्टेज आ गया मेरे पास। मैक्सिमम अब क्या निकालना है अपने को? करंट क्या बताओ? Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। यानी जो ओमेगा t एंगल है ना, ओमेगा t से कितना एंगल कम है बोलो? पाई बाय 2। यानी ओमेगा t से पाई बाय 2 में पीछे ले जाऊं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? करंट है। तो पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 दोबारा पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है बोलो? 90 डिग्री। अरे अगर ये पाई बाय 2 एंगल है तो इससे 90 डिग्री कैसे होगा? यही तो होगा ना 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये क्या है बेटा? Im। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? क्लियर है कि नहीं? ये फेजर डायग्राम बनाना सीखे। यानी ये वोल्टेज बनाया मैंने, 90 डिग्री पीछे कौन चल रहा है? Im चल रहा है। यानी करंट इसमें लेग करता है कितने एंगल से भाई? पाई बाय 2 एंगल से। किसमें करता है लेग? किसके अंदर कर रहा है लेग? इंडक्टिव सर्किट के अंदर। शाबाश। इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या कर रहा है? करंट लेग करता है। और वोल्टेज क्या चलता है? आगे चलता है। ध्यान रखना, आगे काम ले लूंगा मैं कॉम्बिनेशन में। वोल्टेज क्या चल रहा है? आगे। अच्छा, फेजर डायग्राम चलो इसको बना दो। आगे हम लोग कौन सा डायग्राम बोलो? वेव डायग्राम। आ जाओ देखो। देखिए इधर सारे लोग वेव डायग्राम बना रहे हैं। कौन सा डायग्राम बना रहे हैं? अरे वेव डायग्राम कैसे बनता है? यहाँ ले लेता हूँ ओमेगा t। वोल्टेज और किसके बीच बनाना बोलो? करंट। वोल्टेज बना दो पहले। वोल्टेज चल रहा है तो ये वोल्टेज हो गया, ये 0, ये पाई पीछे चल रहा है तो कोई बनाते हैं। ये वोल्टेज के आगे चल रहा था, ये किसका है भाई? वोल्टेज का। ये वोल्टेज क्या होगी बताना मुझे? मैक्सिमम Vm। क्या मैं इसको Vm लिख दूं? अच्छा, अब बताओ मुझे करंट कितना पीछे चल रहा है? 90 करंट कितना पीछे चल रहा है? पाई बाय 2। इसका मतलब जब वोल्टेज 0 है तो करंट कहाँ है भाई? ये पीछे होगा पाई बाय 2। समझ में आ गई बात? नहीं करंट यहाँ पर होगा कहीं पीछे। और देखो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? पाई बाय 2 कहलाता नहीं कहलाता? यानी करंट अभी यहाँ पर है। करंट कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ से वो यहाँ आएगा और यहाँ से जाएगा वो। समझना ध्यान से। देखो भाई, करंट पीछे है। करंट कहाँ है? पाई बाय 2 पीछे। आप समझ नहीं? देखो इसको। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। इस डायग्राम में हमने क्या दिखाया है कि करंट पीछे से आ रहा है अभी। हां ये तो देखो पहले 0 हो गया, ये भी कहीं पीछे चल रही है। हां वोल्टेज जब 0 है तो करंट तो कहाँ भी नीचे ही है सर, वो पहले माइनस और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा समझ में आई? और जब ये वोल्टेज 0 होगा तब करंट मैक्सिमम होगा और जब ये 0 होगा तब ये मैक्सिमम होगा। और ये बात नहीं, वापस बना के दिखाऊंगा एक बार और मिटा के। तो लिख दो आप इसका वोल्टेज का और ये किसकी वैल्यू है भाई? करंट की। आई है ये ग्राफ इसके सीरीज बनाना है वी एंड आई का ग्राफ ओमेगा टी के साथ।
अब देखो भाई मजेदार चीज, करंट ले लेते हैं, मैक्सिमम करंट। बोलो मैक्सिमम करंट क्या माना था हमने, बताया कोई मुझे? आई एल इक्वल टू यही है। एल क्या है बोलो? इंडक्टेंस। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी थीटा। और Vm क्या है बेटा? मैक्सिमम वोल्टेज। अच्छा, Im इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल। अरे वो उसमें याद करना, रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ क्या होता है? I इज इक्वल टू V I। यहाँ पे तो चलो I दिख रहा है मेरे को, यहाँ V दिख रहा है, और यहाँ पे भी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर भी तो वही टर्म होगी जो यहाँ पर है, तभी तो यूनिट सेम आएगी, नहीं आएगी बोलो? दैट मींस ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। दैट मींस ओमेगा एल इज बिहेव एज अ रेजिस्टेंस। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह। इसको एक नया स्पेशल नाम दिया गया जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं भाई? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? X, और इंडक्टिव है तो L से। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? L से, और रिएक्टेंस किससे कर रहे हैं हम लोग? XL। दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। न्यू टर्म आई, ध्यान सुनना। क्या कहा मैंने? Im इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल। अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये किसकी इक्वल आ रहा है? रेजिस्टेंस के। दैट मींस इंडक्टर वाले सर्किट में जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, जो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, वो कौन करेगा बोलो? ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को एक नया नाम दीजिए जिसको बोलते हैं कि हम लोग एक्सएल। एक्सएल को क्या बोलते हैं बोलो? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। पहला नया फॉर्मूला आप लोगों के सामने। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है बोलो? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी, कोई बता सकता है मेरे को? ओमेगा इनटू एल। भाई अगर इसकी यूनिट क्या है बताओ? रेजिस्टेंस की ओम है क्या? तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? ओम होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट क्या है? ओम है। याद करो मैंने क्या बोला कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किसका रोल प्ले कर रहा है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? ओम होगी। क्लियर होगी बात? समझ में नहीं आ गई? ये नई टर्म आई बस खाली इतनी सी। क्लियर हो गया? एक्सएल। एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर एक्सएल बराबर ओमेगा इनटू एल। मतलब ओमेगा एल को ही एक्सएल बोलेंगे। ओमेगा एल को एक्सएल बोलेंगे, जिससे हम यहाँ पे क्या लिख पाएं? Vm अपॉन एक्सएल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और एक्सएल क्या है? ओमेगा एल। और एक्सएल किसकी तरह बिहेव करेगा बोलो? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की तरह कौन बिहेव करेगा? ओमेगा इनटू एल। अगर एक टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा बोलो? एक्सएल लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखेंगे हम लोग एसी करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है और डीसी करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है। हमने आपको एक चीज बताई अभी, क्या बताया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बताया भाई? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ध्यान सुना है ना, छोटा क्वेश्चन अगर बनता है तो मजेदार बनेगा। देखो कैसे। इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सएल। फॉर्मूला क्या है? ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या होता है बेटे? ओमेगा एल। ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी? एंगुलर। अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी में ना, वैसे 2 पाई एफ ऑन टी, ये फ्रीक्वेंसी अगर लिखना चाहोगे तो हो जाएगा 2 पाई एफ हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पुट कर देता हूं, xl इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एक्सएल बराबर क्या लिखा? ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी मैंने? 2 पाई एफ। अब देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, यानी फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकाल रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट की तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं होती? अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए बात करूं, इसके लिए फॉर एसी, तो एसी के लिए मुझे बताओ जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉरी, एल तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है बताया मुझे? रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा वो अपोज करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गई? अब देखो ग्राफ बनाते हैं हम एक्सएल और एफ के बीच में। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, एसी के लिए बात कर रहा हूं, बोलो कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कैसा आएगा बताओ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आएगा, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी, ये आ गई स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये तो बात रही किसकी भाई? एसी की। क्या आज से पहले हम लोगों ने इंडक्टर के बारे में पढ़ा क्या?
नहीं पढ़ा। आज से पहले हम लोग क्या पढ़ते थे बताओ? डीसी करंट। कौन सा करंट पढ़ते थे? डीसी। अब देखते हैं ऐसी क्या बात हुई कि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अगर मैं डीसी के लिए निकालना चाहूँ तो कोई मुझे बताएगा डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हैं? पढ़ते नहीं हो तुम लोग? मैं पढ़ाया आपने? अरे डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एसी की होती है। कितनी होती है डीसी की फ्रीक्वेंसी? मैं पढ़ाया, आपने बताया नहीं। मैं बताया जीरो। जीरो होती है। तो याद तो है, बोलते कि नहीं ये कोई याद है? पढ़ाया तो है, पढ़ाया तो है। आप लोग पढ़ नहीं रहे बेटा। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा। यहाँ कितनी भी बार पढ़ा लिया जाए आपके समझ में नहीं आएगा जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। पहले पेज पे पहले दिन की बात है ये। भाई डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो होती है। कितनी होती है डीसी की फ्रीक्वेंसी? जीरो होती है। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी बताना मेरे को? एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। यानी डीसी के लिए एक्सएल कितना होता है? जीरो। इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो है। अगर मैं इसको लगा दूं या नहीं लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वहां पर काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? एक्सएल डीसी के लिए कितना होता है? जीरो। एक्सएल क्या कहलाता है बताना मेरे को? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी तरह बिहेव कर रहा है ये रेजिस्टेंस की तरह। यूनिट क्या है इसकी? ओम। यूनिट क्या है इसकी? फार्मूला क्या होता है एक्सएल का? ओमेगा इनटू एल। अगर ओमेगा की वैल्यू रखो तो फार्मूला क्या आएगा? 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। अरे क्या फार्मूला आएगा एक्सेल का? 2 पाई एफ एल। क्या 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट। दैट मींस एक्सेल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एफ के। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एक्सेल, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एक्सेल, और एक्सेल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आ रही बात? किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग ये? एसी के लिए। अरे एसी के लिए तो काम कर रहा है ये। डीसी के लिए कितना हो रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस? डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो है क्या? जब जीरो है तो क्यों पढ़ते थे हम इसको? नहीं पढ़ा इसलिए हमने आज तक। इसलिए पहली बार आया है 12th के अंदर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? एक्सेल क्लियर है क्या? एक्सेल यहाँ तक खत्म हो जाता है तुम्हारा पूरा पोर्शन। अब सेम यही चीज नेक्स्ट सर्किट के अंदर रिवाइज करी जाएगी जो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के लिए। एक बार वापस सुने क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने बताओ? प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसके अंदर वोल्टेज था हमारे पास। फिर हम लोगों ने क्या निकाला बताओ? करंट निकाला। करंट किससे निकाला? V इज इक्वल टू एप्सिलॉन सॉरी L di अपॉन dt। कैसे निकाला मैंने? माइनस का। हाँ वो प्लस हो जाता है बाद में ना करंट फ्लो होने के लिए। ठीक है, इसके बाद करंट निकाला। करंट की वैल्यू कितनी आई बताओ? माइनस के π/2 ओमेगा t माइनस π/2। दैट मींस इसके अंदर करंट लेग करता है कितने एंगल से? π/2। इन इंडक्टिव सर्किट करंट लेग्स बिहाइंड विद द π/2 एंगल। ठीक है, वोल्टेज से π/2 एंगल ये पीछे चलता है। इसके बाद थर्ड क्या निकाला हम लोगों ने? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से हमें सारी चीज पता चलती है। दूसरा वेव डायग्राम। फिर तीसरा टॉपिक इसके अंदर एक नई चीज आई मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट में एक नई चीज निकल कर आई जिसको बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला आपको पता चला ओमेगा L इज इक्वल टू XL, जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये है कहानी यहाँ तक की। फिर एसी के लिए हम लोगों ने देखा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एसी के लिए कितना होता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। और डीसी के लिए कितना है? वो जीरो है। क्लियर है? ये खत्म हो जाता है आपको कौन सा? प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आ गई? बस बेटा आसान है देखो, लेकिन आसान कब है? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम पढ़ रहे हो तो आसान है। घर जाके पढ़ना पड़ेगा तब और इजी होगा ये। समझ में आ रही बात? नहीं यहाँ तक को याद कराओ, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। ठीक है, कल पढ़ते हैं नेक्स्ट।